चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाने के बाद अब मैं आगे शुरू करता हूं इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाता हूं। ये भी है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का क्वेश्चन। इस चैप्टर में ज़्यादातर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक है इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी वाले क्वेश्चन जो अभी हम गिन रहे हैं, एंड आगे जाके हम जो क्वेश्चंस गिनेंगे वो फैक्टरिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। PTX Limited is considering a change in its present credit policy. Currently, it is evaluating two policies. The company is required to give a return of 20% on investment in new accounts receivable. मतलब कि उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कंपनी का है वो बच्चों 20% है, राइट। द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट आर 70%। ध्यान दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट आपको 70% दिया है ऑफ द सेलिंग प्राइस। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड पॉलिसीज इज एज फॉलोज। देखिए, एक प्रेजेंट पॉलिसी है एंड दो हमें प्रपोज पॉलिसी यहाँ पे दी है, राइट। तीनों तीन में हमें एनुअल क्रेडिट सेल्स दिया है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिया है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में होता है बच्चों। ये बताता है, आप रेशियो एनालिसिस चैप्टर में सीखे हैं, ये बताता है कि साल में कितने टाइम्स डेटर का टर्न अराउंड होता है, यानी साल में कितनी बार डेटर का टर्नओवर हो जाता है। तो 4 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 2.5 टाइम्स है। इससे हमें एवरेज डेटर का बैलेंस मिल जाएगा, जिसके ऊपर हम लोग गिनेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लॉस ड्यू टू बैड डेट 3%, 5% एंड 6% है। नोट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन न्यू अकाउंट रिसीवेबल इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर। यानी हमें जो यहाँ पे अप्रोच लगाना है बच्चों, वो कॉस्ट अप्रोच ही लगाना पड़ेगा, ऐसा बोला है। अब कॉस्ट अप्रोच लगाने के लिए जनरली हमें दो कॉस्ट चाहिए होती है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है एंड दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट की भी जरूरत पड़ती है। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो मालूम है कि वो 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, बट फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। देयर इज नो एनी अदर वे बट टू प्रिज्यूम दिस दैट देयर इज नो एनी फिक्स्ड कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन। बाकी जो हमें करना है वो वही करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट ही हम यहाँ पे बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी पॉलिसी को इवेल्युएट करना चाहिए या लेना चाहिए। पर्टिकुलर्स लिखूंगा, 3 मुझे यहाँ पे कॉलम्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी। एक होगा प्रेजेंट पॉलिसी का कॉलम, फिर एक होगा प्रपोज्ड पॉलिसी 1 एंड दूसरा होगा प्रपोज्ड पॉलिसी 2, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सेल्स, राइट। ये हमारा टोटल सेल्स होगा, जो कि एनुअल सेल्स दिया है 30 लैक्स का, प्रेजेंट सेल्स दिया है। इसमें से मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट जो कि 70% था। 30 लैक्स इंटू 70% यानी कि 21 लाख रुपीस का तो सेल्स आ जाएगा। जैसे ही मैं सेल्स माइनस करूंगा, वैसे तो फिक्स कॉस्ट होना चाहिए लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसमें से और जो एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा वो मैं सीधा बैड डेट का ही एक्सपेंडिचर माइनस कर देता हूं। हमें अलग अलग प्रॉफिट के फिगर को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा बैड डेट को माइनस ही कर सकते हैं, जो कि 3% का बैड डेट था पहले केस में, जो सेल्स के ऊपर गिना जाएगा। बैड डेट को कभी कॉस्ट पे मत गिन लेना, बैड डेट हमेशा सेल्स पे ही गिना जाएगा। तो 30 लैक्स के ऊपर 3% के हिसाब से बैड डेट आएगा, सो 90,000 रुपीज़ का तो बैड डेट आ जाएगा। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, फिर हमें जो मिलेगा वो फाइनल मुझे लगता है कि प्रॉफिट का फिगर मिलेगा। फाइनल मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फिगर मिलेगा, तो इसे मैं लिखता हूँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि टैक्स का कोई पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं है। सो 30 लैक्स में से मैं 21 लाख माइनस करूँ एंड 90,000 माइनस करूँ तो 8,10,000 रुपीज़ का मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, 8,10,000 रुपीज़, राइट। अब ये 8,10,000 के सामने मुझे देखना क्या पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ से मुझे माइनस करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे गिन सकते हैं, मैं एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स भी लेके आ सकता हूँ। जैसे मैं उसकी वर्किंग यहाँ नीचे ही कर देता हूँ,
राइट। उसकी वजह से आपको ज़रूरत, आप साइड पे भी कर सकते हो, मैं इसको यहीं नीचे कर देता हूँ, एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स। बोलो कैसे आएगा? ये बहुत ही ईजी है बच्चों। आप देखिए 30 लैक्स का आपका सेल्स है और 4 टाइम्स का टर्नओवर रेशियो है, बट हमें जो एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स लेके आना है वो तो कैश कॉस्ट बेस पे या तो कॉस्ट बेस पे लेके आना है ना, हमें ये सेल्स बेस पे नहीं, हमें ये कॉस्ट बेस पे लेके आना है। तो हमें इस कॉस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी पहले में जो एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स आएगा वो 21 लाख राइट, और इनटू मुझे करना पड़ेगा 21 लाख राइट, इनटू मुझे करना पड़ेगा कितने टाइम्स है, तो 4 बार है तो मुझे डिवाइड बाय पहले तो 4 करना पड़ेगा। अच्छा इंटू क्यों करूँ, सीधा डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो मेरा बैलेंस आ जाएगा ना। 21 लाख पूरे साल का कॉस्ट है और 4 बार टर्न अराउंड होता है, सो 5,25,000 रुपीज़ का एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स आ जाएगा बच्चों। इन द सेम वे मैं दूसरे में भी पहले ही काउंटिंग कर लेता हूं, तो 42 लैक्स का मैं 70% करूंगा, चलो बाद में करेंगे कोई बात नहीं, अभी इसको साथ साथ में कंटिन्यू करते हैं। ये 5,25,000 के ऊपर हमें 20% कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 5,25,000 के ऊपर हमें 20% कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 5,25,000 इंटू 20%, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा 1,05,000। सो इससे जो बच्चों आपको मिलेगा नेट बेनिफिट का फिगर, जिसके ऊपर हम पूरा फैसला लेने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो नेट बेनिफिट का जो फिगर आने वाला है वो आएगा 7,05,000 का। पहला जो नेट बेनिफिट का फिगर आपके सामने आएगा वो है 7,05,000 का। आई एम श्योर आप बात को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा ये होगा। सो ये था बच्चों हमारा पहला पॉइंट। मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वर्किंग भी अगर साइड पे कहीं बताना चाहूँ तो कैसे बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पे वर्किंग अगर लिख दूँ, पहली वाली जो वर्किंग थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की उसे लिखता हूँ सेम कलर से। सो 5,25,000 हमारा एवरेज बैलेंस था, इसके ऊपर सीधा मैंने 20% गिना था, तो मेरी पहली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई थी 1,05,000। हमेशा ध्यान रखना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट 21 लाख के ऊपर नहीं गिन सकते। 3 स्टेज हमने किए थे। पहले तो सेल्स का फिगर जो हमें ये 30 लैक्स का दिया था उसका 70% करके मैंने उसको 21 लाख के कॉस्ट में कन्वर्ट किया, फिर मैंने एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर पर एनम निकाला, तो मुझे उसके ऊपर 20% गिन के 1,05,000 मिला। आई एम श्योर आप बात को समझ रहे हो। इसके बाद मैं दूसरे में चलता हूं। दूसरे में भी सेल्स का फिगर जो है वो मुझे बदल के लिखना पड़ेगा 42 लैक्स, क्योंकि पॉलिसी 1 के अंदर 42 लैक्स का आपका सेल्स हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट इसी का 70% ही है, तो 70% के हिसाब से 29,40,000 का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। बेड डेट का जो फिगर है राइट, बेड डेट का जो फिगर है वो मुझे लेना पड़ेगा 5% ऑन सेल्स। सो 42 लैक्स का 5% करूंगा तो 2,10,000 का तो बच्चों बेड डेट आ जाएगा। इसे माइनस करूंगा जब मैं 42 लैक्स माइनस 29,40,000 माइनस 2,10,000, जो मुझे मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल रहा है वो है 10,50,000 राइट। अब इसमें से मुझे माइनस करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसके लिए एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स कैसे आएगा, कॉस्ट पे गिनना है। 29,40,000 का आपका कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो एवरेज बैलेंस इन डेटर मुझे मिल जाएगा। एवरेज बैलेंस इन डेटर इस केस में आता है 9,80,000, और इसी 9,80,000 के ऊपर मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिन रहा हूँ। आप चाहे ना तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वर्किंग टेबल में ही दिखा सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर लिखते हो और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वर्किंग के लिए ये इंटू 20% एक बार नहीं भी करते हो तो भी बच्चों आपका काम हो जाएगा। सो 9,80,000 बिना वर्किंग के भी एक बार चलेगा। हर छोटी मोटी वर्किंग दिखाने का मतलब है एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम हमारा वेस्ट होगा। 9,80,000 इंटू 20% करूंगा, सो 1,96,000 रुपीज़ का आंसर आएगा। सो यहाँ पे मुझे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखनी है वो आ जाएगी 1,96,000।
ये मेरा एक्सपेंडिचर होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम पे, तो 10,50,000 माइनस 1,96,000 करूँगा तो मेरा जो फिगर आएगा नेट बेनिफिट का वो 8,54,000 का बेनिफिट आएगा, 8,54,000। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड वाला पॉइंट हो गया जहां पे हमने प्रपोज्ड पॉलिसी 1 के बारे में सोचा। नाउ लेट अस थिंक अबाउट प्रपोज्ड पॉलिसी 2। देखिए इसमें सेल्स का फिगर दिया है 45 लैक्स, तो प्रपोज पॉलिसी 3 में सेल्स का फिगर 45 लैक्स होगा। वेरिएबल कॉस्ट इसी का 70% है, तो मैं 70% कर दूंगा, 31,50,000 का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। इसमें से मुझे बेड डेट माइनस करना पड़ेगा 45 लाख, राइट, इनटू मैं 6% बेड डेट इस बार गिनूंगा तो 2,70,000 का बेड डेट आएगा। आई एम श्योर ये बेड डेट के परसेंटेज जो यहाँ पे दिए हैं उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो। 2,70,000 का बेड डेट आ जाएगा। अब 45 लैक्स में से मैं 31,50,000 एंड 2,70,000 माइनस करूंगा तो जो मुझे फिगर मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 10,80,000 का फिगर, वो मिलेगा 10,80,000 का फिगर। अब अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो उसके लिए वापिस मुझे डेटर में जो एवरेज पैसा फंसा है उसे लेके आना पड़ेगा। तो एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स के लिए मैं देखिए क्या करता हूं, यहाँ पे हमें कॉस्ट लेनी पड़ेगी जो कहे 31,50,000, खाली वेरिएबल कॉस्ट पे काउंटिंग होगी, फिक्स कॉस्ट नहीं है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। टर्नओवर रेशियो 2.4 टाइम्स था तो इसको डिवाइडेड बाई 2.4 करना पड़ेगा। 31,50,000 डिवाइडेड बाई 2.4 ये आपको देता है 13,12,500 का फिगर, 13,12,500 का फिगर। ये फिगर आपको मिलता है एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स का, राइट, 13,12,500। अब जरा बच्चों ध्यान से इसे समझिए, इसके ऊपर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिन लेनी है, कितनी आ जाएगी, वही 20% के हिसाब से आएगी, 13,12,500 और इसका मुझे करना पड़ेगा 20%। तो देखिए क्या आता है 20% के हिसाब से 2,62,500 का सीधा आपका कॉस्ट आ जाएगा। बहुत बड़ा सा कॉस्ट है, तो उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं यहाँ से माइनस करूँ अगर 2,62,500, इट इज़ लाइक ये पाने के लिए हमें इसको खोना पड़ा, इस प्रॉफिट को पाने के लिए हमें इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को खोना पड़ा। सो नेट बेनिफिट अगर देखूं 10,80,000 माइनस 2,62,500, सो ये फिगर आपका आ जाएगा 8,17,500, 8,17,500। और देखिए ये आपका नेट बेनिफिट का फिगर आ गया। एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर एक वर्किंग ही है, वो आप अलग से भी कर सकते हो, बाकी आपका टेबल यहीं पे होता है खत्म। अब आप देखिए कौन सी पॉलिसी ऐसी है जिसमें नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा दिख रहा है बच्चों। मुझे तो यहाँ पे पॉलिसी 1 के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है। तो बोलो कंपनी को कौन सी पॉलिसी रेकमेंड करनी चाहिए। कंपनी को पॉलिसी 1 रेकमेंड करना चाहिए। तो पॉलिसी 1 का आप आंसर बना के लिख सकते हैं, सिंस पॉलिसी 1 हैज द हाईएस्ट नेट बेनिफिट इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर पॉलिसी, द कंपनी मस्ट सिलेक्ट पॉलिसी 1 फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग क्रेडिट पॉलिसी। सो आई एम श्योर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल था। काउंटिंग आपको समझनी थी, एक बात का ध्यान रखना था कि कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल दी थी, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला था। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला था तो हमें उसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है, हमें ऐसा ही मान के चल लेना था, कि फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, हमें ऐसा ही मान के चलना था कि फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे अलग अलग टाइप के सवाल अगर गिनते जाएंगे तो अगर आप भी अगर मेरे साथ साथ ये नोटबुक में गिनते जाएंगे सो बिलीव मी आपका ये चैप्टर बहुत ही पक्का हो जाएगा। एक और सवाल आपके सामने है इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का। सवाल रीड करता हूं, ध्यान दीजिए। A trader
whose current sales are in the region of rupees 6 lakh per annum and an average collection period of 30 days, wants to pursue a more liberal policy to improve sales. A study made by the management consultant reveals the following information. ठीक है, देखते हैं. क्रेडिट पॉलिसी में आपको ABCD दिया हुआ है, साथ साथ में ये भी लिखा है कि इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड कितना होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ न्यू कलेक्शन पीरियड, दिस इज इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड. ये नया कलेक्शन पीरियड नहीं है, ये कलेक्शन पीरियड का इंक्रीज है, राइट. सो 10 डेज मतलब 30 डेज था, 10 डेज का इंक्रीज होकर न्यू पीरियड 40 डेज का हो जाएगा. 30 में 20 ऐड करूंगा तो न्यू पीरियड 50 डेज का, यहाँ 60 डेज का और यहाँ पे 75 डेज का आपका टोटल न्यू पीरियड हो जाएगा. ये समझना था. इंक्रीज इन सेल्स दिया है, ये भी इंक्रीज इन सेल्स है. तो आपका जो सेल्स है 6 लाख, उसमें अगर मैं 30,000 ऐड करूंगा तो नया वाला सेल्स 6,30,000 हो जाएगा. फिर यहाँ पे सेल्स हो जाएगा 6,48,000, उसके नीचे सेल्स हो जाएगा 6,75,000 एंड लास्ट में सेल्स हो जाएगा 6,90,000. ये अब हमारा नया सेल्स है, प्लीज ध्यान देना. एंड प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटीसिपेटेड, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका बैड डेट का परसेंटेज है. ये कुछ भी नहीं है, आपका बैड डेट का परसेंटेज है, राइट. सो 1.5%, 2%, 3% एंड 4% आपको दिया हुआ है. आगे देखो क्या लिखा है. द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹3, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25. देखिए बच्चों, एवरेज कॉस्ट है मतलब इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों ही कॉस्ट आ गया होगा पर यूनिट का. एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट R2. एक चीज नोट करो आप, यहां पे जो टोटल आपको कॉस्ट बोली है, टोटल कॉस्ट जो एवरेज बोली है, दैट इज इक्वल टू 2.25, राइट. और उसमें से मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट जो हमें पर यूनिट दिया था, उसमें से माइनस करूंगा जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया था वो हमें ₹2 दिया था. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 0.25 पर यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा. 0.25 पर यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा. ये हमें काम लगेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को गिनने के लिए. आगे बढ़ते हैं. The current bad debt loss is 1%. Required return on additional investment is 20%. This 20% is our opportunity cost of capital. Assume 360 days in a year. Analyze which of the policies would you recommend for the adoption. देखो, पहले तो मैं चाहता हूं कि मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेके आऊं जिससे हर एक पॉलिसी में मैं फिक्स्ड कॉस्ट को सेम रख सकूं. हर एक पॉलिसी में मैं फिक्स्ड कॉस्ट को सेम रख सकूं. देखो वो कैसे आएगा. हमारा सेल्स है 6 लाख रुपीस का, ये आप जानते हो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर, राइट. इसको मैं डिवाइड बाय करूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹3 था, तो हमें जो यूनिट्स मिल जाएंगे नेचुरली वो 2 लाख यूनिट्स मिलेंगे ना. यानी हमारा एग्जिस्टिंग जो सेल्स हो रहा है वो 2 लाख यूनिट्स का सेल्स हो रहा है. अब यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आपको 0.25 मिली थी. ऑल दिस कॉस्ट आर पर यूनिट, ऑल दिस कॉस्ट आर पर यूनिट. तो नेचुरली आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट मिली थी, उसको अगर मैं 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो मेरा नेट फिगर आएगा वो 0.25 इंटू 2 लाख मतलब कि 50,000 का नेट फिगर आएगा. ये मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा. ये मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा जो कि हर टेबल में मुझे फिक्स कॉस्ट के वक्त काम आएगा. और वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, वो तो नेचुरली क्या है कि मैं 2% के हिसाब से काउंटिंग करके इसे लिख दूंगा. या यूं भी इसे समझ सकता हूं कि अगर मेरा सेलिंग प्राइस 3 है, वेरिएबल कॉस्ट 2 है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 2/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस. देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट इज, मैं लिख सकता हूं 2/3 ऑफ, क्या लिखूंगा, 2/3 ऑफ सेल्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं. तो ये दो चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा काम लगने वाली है जब मैं टेबल को बनाऊंगा, क्योंकि इसी से मुझे मेरी टोटल कॉस्ट मिलेगी. सो आई एम श्योर ये सिंपल सी जो मैंने वर्किंग स्टार्टिंग में की, सिंपल सी रफ टाइप की वर्किंग है, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी. चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है यहाँ पे टेबल जो अलग अलग पॉलिसियों को कंपेयर करने के लिए बनाया जाएगा. पहले मैं क्या करूंगा,
आप जानते हैं बहुत सारी पॉलिसी यहाँ पे है, टोटल 4 पॉलिसी है प्लस इसमें एग्जिस्टिंग भी करना है, सो थोड़ा आराम से करेंगे। पर्टिकुलर्स, फिर पहला जो आएगा वो आएगा एग्जिस्टिंग पॉलिसी, राइट, और उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी, क्रेडिट पॉलिसी ए, क्रेडिट पॉलिसी बी, क्रेडिट पॉलिसी सी एंड क्रेडिट पॉलिसी डी। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले सेल्स का फिगर लिखने से। अब मुझे इस बार लगता है कि मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टली भी करता जाऊंगा ना, तो भी मुझे लगता है कि मेरा काम आराम से होता जाएगा। तो इस बार एक बार हॉरिजॉन्टली करने की ट्राई करते हैं। देखिए सेल्स का जो फिगर आएगा, सबके फिगर्स हमारे पास है ही, तो उसे फटाफट लिख देते हैं। एग्जिस्टिंग 6 लाख का सेल्स था, तो एग्जिस्टिंग में 6 लाख लिखूंगा। फिर हमारा सेल्स हो जाएगा 6,30,000। इज ऑल अबाउट नाउ यू नो हाउ फास्ट यू कैन राइट डाउन इन एग्जामिनेशन, और कुछ नहीं है। 6,48,000 आएगा बी पॉलिसी में। देन वी हैव 6,75,000 इन द सी पॉलिसी एंड 6,90,000 इन द डी पॉलिसी। ये हमारा सेल्स आ गया। सेल्स में से बच्चों हमेशा क्या कटता है? सेल्स में से काटना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आप जानते थे कि 2/3 ऑफ द सेल्स था। तो 6 लाख का अगर मैं 2/3 कर देता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों 6 लाख का 2/3 अगर मैं कर देता हूं तो ये 4 लाख हो जाएगा। यहां पे आएगा 4 लाख। वैसे ही सबका मुझे 2/3 करते जाना है। 6,30,000 का 2/3 करूंगा, सो 4,20,000 आएगा, राइट। फिर 6,48,000 का 2/3 करूंगा, 6,48,000 का अगर मैं 2/3 करूंगा तो 4,32,000 आएगा। वैसे ही 6,75,000 का 2/3 4,50,000 आएगा। एंड इन द सेम वे 6,90,000 का जो 2/3 आएगा वो 4,60,000 आएगा। आई एम श्योर आप बात को समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो मुझे लिखना पड़ेगा वो हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। यहां से लिखूंगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हर केस में सेम ही रहेगा। ये 50,000 का फिगर, तो देखिए हर जगह पे मैं फिक्स कॉस्ट क्या कभी सेल्स के साथ या प्रोडक्शन के साथ वेराई नहीं करता है, वो हमेशा सेम रहता है। तो हर जगह पे मैं फिक्स्ड कॉस्ट का फिगर लिखूंगा, वो 50,000 का फिगर ही आएगा, 50,000 का फिगर ही आएगा। तो देखिए कितना आराम से हमारा फिक्स कॉस्ट का फिगर आ गया। हमेशा हम लेके आते हैं टोटल कॉस्ट का फिगर, क्योंकि हमें उसकी कई बार ज़रूरत पड़ती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनने के लिए। तो टोटल कॉस्ट का फिगर अगर इन दोनों का टोटल करूं 4 लाख प्लस 4,50,000, सो दैट गिव्स मी 4,50,000, राइट। 420 प्लस 50 4,70,000। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4,82,000। देन वी हैव 5 lakhs, राइट, 5 lakhs, एंड देन वी हैव हियर 5,10,000, 5,10,000। तो देखिए बच्चों ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। एंड टोटल कॉस्ट आ जाने के बाद अब हमें इसमें से और भी कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी चीजें माइनस करनी पड़ेगी? तो बैड डेट माइनस करना पड़ेगा। बट चलो एक बार आप चाहे तो इसमें प्रॉफिट का फिगर भी लेके आ सकते हैं, राइट। प्रॉफिट बिफोर बैड डेट ऐसा करके आप लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार प्रॉफिट का फिगर लिखता हूं, या एक काम करता हूं डायरेक्ट बैड डेट ही लिख देता हूं ना, जगह हमारी थोड़ी बचेगी, काम आराम से होगा। चलिए बैड डेट लिखते हैं। अब देखो बैड डेट लिखेंगे वो कैसे होगा, बैड डेट कैसे होगा। तो बैड डेट के अलग अलग परसेंटेज का यूज करना है। प्रेजेंटली 1% बैड डेट था, तो 6 लाख का 1% यानी कि 60,000 का आपका बैड डेट आएगा। नो 6,000 का बैड डेट आएगा। तो पहले में बैड डेट का फिगर 6,000, फिर 1.5% हो गया था, 6,30,000 इंटू 1.5%, ये आएगा 9,450 का बैड डेट। देन वी हैव 6,48,000 इंटू 2% मीन्स 12,960 का बैड डेट। फिर 6,75,000 इंटू 3% गिनना पड़ेगा, सो 20,250 का बैड डेट। आई एम श्योर मैं ये बैड डेट के परसेंटेज ले रहा हूं, आपको समझ आ रहा है। 6,90,000 इंटू 4% करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 27,600 का बैड डेट, 27,600 का बैड डेट। देखिए
सभी बैड डेट को मैंने गिन लिया, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला फिगर। लेकिन आप देखेंगे तो टैक्स वैक्स का तो कोई पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, तो मुझे टेंशन लेना ही नहीं है। सीधा मैं यहाँ पे कौन सा फिगर लिख दूं बच्चों, इसे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिख सकता हूँ ना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप लिख सकते हो, खाली प्रॉफिट भी लिख सकते हो, या प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। देखो कैसे आएगा प्रॉफिट। हम सेल्स को मान लेते हैं कि जैसे वो ए है, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। टोटल कॉस्ट को बी मान लेते हैं एंड बैड डेट को सी मान लेते हैं। तो अब जो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअली क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि ये जो कॉस्ट का टोटल है वो तो मैंने ऑलरेडी नीचे लिख दिया है। सो 6 लाख माइनस 4,50,000 माइनस 6,000, आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पहले केस में आ रहा है वो है 1,44,000। पहले केस में आ रहा है 1,44,000। सेकेंड केस में है 4,70,000, सॉरी 6,30,000 माइनस 4,70,000 माइनस 9,450। ये फिगर आपका आ रहा है 1,50,550, राइट। एंड जो उसके बाद का फिगर है 6,48,000, उसमें से 4,82,000 कटेगा, माइनस 12,960 कटेगा। ये फिगर आ जाएगा 1,53,040, राइट। उसके बाद 6,75,000 माइनस 5 लाख माइनस 20,250 आ जाएगा। सो ये फिगर आ जाएगा 1,54,750, 1,54,750, राइट। एंड फाइनली 6,90,000 माइनस 5,10,000 माइनस 27,600 आएगा। सो वो आ जाएगा 1,52,400। देखिए ये मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद आप जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है इस सवालों का, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का काउंटिंग करके लिखना। अब देखिए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट करने के लिए मुझे क्या है कि अलग अलग डेज के हिसाब से एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर लेके आना पड़ेगा। एक में मैं आपको वर्किंग दिखा दूंगा, बाकी सब वर्किंग मेरे हिसाब से आप खुद ब खुद समझ जाओगे, वैसे ही होगी। तो यहां पे काउंटिंग करता हूं मैं एवरेज, एक लाइन नीचे ही लिखना बेटर रहेगा बिकॉज वी नीड स्पेस। तो मैं यहां पे लिखूंगा एवरेज बैलेंस, राइट, ऑफ डेटर्स, और फिर इसी के ऊपर आप परसेंटेज को अप्लाई करके सीधा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिन सकते हो। अब मैं डेटर किस पे गिनूंगा, दैट इज अ मेन क्वेश्चन। ऑलवेज रिमेंबर मेरे पास टोटल कॉस्ट का फिगर है। काउंटिंग बहुत इजी होती है, बट बच्चे जब इतनी सारी काउंटिंग करते हैं ना तो बीच में कहीं खो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमारे पास कॉस्ट का फिगर है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा 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 और हमेशा कॉस्ट पे ही हमें गिनना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं बच्चों। हमेशा हमें कॉस्ट पे ही गिनना पड़ेगा। तो चलिए ये 4,50,000 जो है, 4,50,000, राइट, मैं अगर इसको ऐसे बताऊं, 4,50,000 के 40 डेज का पैसा फंसा रहता था एंड टोटल हमें 360 डेज को मानना है। सो क्या करना पड़ेगा, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 40, तो 50,000 का आपका एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स फंसा रहेगा। हाउ मच, 50,000। इन द सेम वे बाकी सबका लिखता हूं, 6,30,000 डिवाइड बाई 360 इंटू नहीं, एग्जिस्टिंग में लोगों बच्चों, एग्जिस्टिंग में 40 डेज नहीं थे, एग्जिस्टिंग में तो 30 डेज थे सिर्फ। ये गड़बड़ ना हो जाए, एग्जिस्टिंग में लिखना था ना, 30 डेज के हिसाब से रिवाइज करता हूं इसे, ध्यान दीजिए प्लीज। 6 लाख डिवाइड बाई 360 इंटू 30 डेज। सो इसके अंदर या 50,000 सही लिखा था मेरे हिसाब से मैंने, शायद मेरी गिनने में इंटरप्रेट करने में एरर हुई। 360 डिवाइड करूंगा इंटू 30 करूंगा, सो इट्स 50,000 ओनली, राइट। फिर 6,30,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 40 डेज करूंगा। सो यहाँ पे हमारा एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स का जो फिगर आएगा वो आएगा 70,000। 6,48,000 ये वाला फिगर, राइट, डिवाइडेड बाई 360, तो एक दिन का फिगर आएगा, और इंटू करूंगा 50, तो ये मेरा एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर आ जाएगा बी पॉलिसी में, दैट विल बी 90,000, राइट। एंड
6,75,000 डिवाइड बाई 360 इनटू मैं करूँगा 60 डेज का फिगर, तो वो आ जाएगा 1,12,500 का एवरेज डेटर का बैलेंस। एंड वैसे ही 6,90,000 डिवाइडेड बाई 360 इनटू मैं करूँगा 75 डेज, तो ये मुझे मिलता है 1,43,750 का फिगर। ये सब मैंने किस पे गिन लिया, कॉस्ट पे गिना है कि सेल्स पे गिन लिया है बच्चों? एक मिनट, मुझे लगता है कि ये सब काउंटिंग मैंने सेल्स पे कर ली है। सेल्स पे काउंटिंग नहीं करनी थी, हमें तो काउंटिंग कॉस्ट के ऊपर करनी थी। एक बार मुझे लगता है कि इसको रिवाइज ही करना पड़ेगा। प्लीज़ ध्यान दीजिए, हमको एक वो आदत हो जाती है ना सेल्स पे गिनने की, तो कई बार गलती से हम सेल्स पे गिन लेते हैं, राइट? लेकिन ऐसा करना नहीं है, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जब कॉस्ट की डिटेल हो तो कॉस्ट पे ही गिनती करनी है, ये आपको ध्यान रखता है। तो देखिए कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है, मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ ये आपको पता चला, राइट? अब आप जब करेंगे तब इसमें ध्यान रखेंगे कि आपकी नोटबुक के अंदर ऐसी गलतियां ना हो। तो चलिए मैं अब वापस एक बार इसको कॉस्ट पे गिनता हूं, मुझे इस फिगर को ध्यान में रखना होगा। चलिए 4,50,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 30 करूंगा। ओके, नाउ आई एम गेटिंग द राइट फिगर। यहाँ 37,500 का फिगर आएगा। दूसरे में 4,70,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 40, फिगर अजीब आ रहा है थोड़ा, बट जो भी आए 52,222 का फिगर आ रहा है, आने दो कोई बात नहीं। 4,82,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 50 डेज, ये भी थोड़ा अजीब फिगर है बट चलेगा। 66,944 राउंड फिगर ही कर दूंगा। 5 lakhs डिवाइड बाई 360 इंटू 60 करूंगा, ये फिगर है 83,333 का फिगर। एंड मैं 5,10,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 75 करूंगा, तो ये फिगर आ जाएगा 1,06,250। 1,06,250। चलिए ये फिगर आ गए। याद रखिए ये फिगर हमें गिनने पड़ेंगे कॉस्ट पे। कॉस्ट पे ये आपको याद रहना चाहिए। अब इन सब के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का 20% अप्लाई कर दूंगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर एनम का फिगर मिल जाएगा। चलिए सबके ऊपर 20% अप्लाई करते हैं। पहले के अंदर कॉस्ट आएगा 7,500 का, 7,500, राइट? फिर ये माइनस ही करना है, हमें माइनस ही करना है। उसके ऊपर दूसरे का जो कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा 10,444, 10,444 आएगा। फिर जो फिगर आएगा दैट इज 13,389 का फिगर आएगा। 83,333 पे गिनूं सो वो आ जाएगा 16,667 का फिगर। एंड 1,06,250 पे जो फिगर आएगा वो आएगा 21,250 का फिगर। ये हमारी सही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। और अब मुझे जो यहाँ पे मिलेगा ना बच्चों, उससे मैं कहूँगा नेट बेनिफिट। अब जो मिलेगा उससे कहना पड़ेगा हमें नेट बेनिफिट। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट। नेट बेनिफिट के लिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस करूँगा। सो 1,44,000 माइनस 7,500, दिस गिव्स यू 1,36,500, 1,36,500। 1,50,550 minus 10,444, this gives you 1,40,106, 1,40,106. Then you have 1,53,040 minus 13,380, 13,389, ये फिगर आ जाएगा 1 लाख, सॉरी सही कलर से इसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 1,39,651, राइट? थोड़ा सा हॉचपॉच आपको प्रेजेंटेशन लग रहा होगा, लेकिन बच्चों कलर कॉम्बिनेशन का यूज करना तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, राइट? हो सके उतना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन में आपको लिमिटेड प्लेस पे करके दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें आप क्वेश्चन भी पढ़ पाओ और साथ साथ में आंसर भी देख पाओ। 154,750 माइनस 16,667 करूंगा तो ये फिगर आ जाएगा 1,30,800
8,083 का फिगर, एंड इन द सेम वे 1,52,400 माइनस 21,250 करूंगा तो ये फिगर आ जाएगा 1,31,150। तो मेरे बच्चों देखिए, हर एक फिगर आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप बताइए कि अगर नेट बेनिफिट की कॉलम को देखा जाए तो हमें सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट कौन सी पॉलिसी में हो रहा है? इफ आई आस्क यू, सबसे ज्यादा हमें जो बेनिफिट हो रहा है वो कौन सी पॉलिसी में हो रहा है? इफ यू चेक इट, यहां पे मुझे लग रहा है कि पॉलिसी ए के अंदर सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट हो रहा है, यानी कंपनी को हो ना हो पॉलिसी ए को ही चूज करना चाहिए। आप इसका एक आंसर बना के ऑफकोर्स लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? Since the net benefit of policy A or net benefit under policy A is highest among all, since the net benefit under policy A is highest among all, the company should choose credit policy A for the business or for the sales purposes। देखिए, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, काफी बड़ा सा इसलिए लगा क्योंकि इसमें चीजें बहुत सारी लिखनी थी। मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूं कि बच्चों आपको डेटर का जो बैलेंस कैसे लाते हैं, एवरेज बैलेंस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे लाते हैं, ये दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये दो चीज आपको क्लियर हो जाती है तो मेरे हिसाब से सवालों में और कुछ भी नहीं होता। ये था बच्चों आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5।